हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट चल रही है 2024 की। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम शेड्यूल है वो कब आने वाला है, या इसके स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो कब से शुरू होंगे, कितना पर पोस्ट के ऊपर कंपटीशन है, और हु आर द आउटसाइडर स्टूडेंट्स का कितना कंपटीशन यहाँ पे रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आज इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है अभी कि व्हेन एग्जाम शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड। कि ना बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, उनके सभी मन में यही चल रहा है कि कब, क्योंकि पीजीटी के एग्जाम्स हैं वो चल भी रहे हैं, कुछ के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो एचपीएससी है वो लगातार पूरी मतलब फुल जोश के साथ अपनी तैयारी पे जुटी हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि बीच में जो इलेक्शंस की वजह से थोड़ा मतलब रुक गया था इस शेड्यूल वगैरह, लेकिन अब है वो पूरी फास्टली स्पीडली पूरा वर्क एचपीएससी क्या है पूरी तौर तरीके से कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा है कि व्हेन एग्जाम शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड। देखो, जैसे हमारी जानकारी है कि इस अक्टूबर के लास्ट वीक में, देखिए आज 23 हो चुकी है, और ये मान के चलिए 4 से 5 दिन के अंदर आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा कि कौन सा एग्जाम है वो कब होगा। देखिए, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ही, कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं तो उनके स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे वो पहले होंगे, और बाद में जिनमें मतलब कैंडिडेट्स ही कम है उनको डायरेक्ट क्या है सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट आने वाले हैं वो आपको शेड्यूल है वो इसी मंथ में और लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। तो जो अपनी तैयारी है वो लगातार आप करते रहिए। दूसरा पॉइंट है व्हेन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट। देखिए, इस मंथ में अगर इसका मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है कि, तो हमें यही पता होना चाहिए कि एग्जाम्स है वो कब तक होंगे। तो हमारे पास लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है। 20 नवंबर के बाद आपके जो एग्जाम्स हैं उनकी होने की संभावना है। 20 नवंबर के बाद ही एग्जाम्स है वो शुरू होने वाले हैं और दिसंबर मंथ तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन कि पर पोस्ट कंपटीशन कितना रहेगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो देखिए, जो सबसे मोस्टली जिसमें कंपटीशन है वो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे कि जियोग्राफी इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं इनके अंदर है ना जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। और इसका कारण यही है कि ज़्यादातर ये कॉमन सब्जेक्ट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं, और इसके अंदर जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसके अंदर जो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट जितने भी दूसरे स्टेट हैं उसके अंदर जब मतलब इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट होता है उसके अंदर क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वहाँ की लोकल जीके, लोकल जनरल नॉलेज, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मान के चलिए 20% के आसपास रहते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस हैं वो लोकल अपनी जो जनरल नॉलेज है वहाँ के पूछे जाते हैं। जैसे कि राजस्थान की अगर वैकेंसीज आती हैं तो राजस्थान जी के वहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पे उसके पूछे जाते हैं। उसका फायदा वहाँ के स्टेट वाले बच्चों को होता है, लेकिन एचपीएससी के अंदर अभी ये नहीं रहा। पिछली बार कुछ क्वेश्चन आ रहे थे 4-5, लेकिन अब इन्होंने मतलब क्या है, एचपीएससी ने बिल्कुल ही इसको खत्म कर दिया है। और इससे जो फायदा होने वाला है वो किन स्टूडेंट्स को होगा, आउटसाइडर्स फ्रॉम हरियाणा। जो हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं जैसे कि यूपी, राजस्थान के, जो इसके अंदर अप्लाई करेंगे उनको इसमें सीधा सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको हरियाणा जीके, क्योंकि हरियाणा जीके पहले आती थी, अब इसके अंदर बिल्कुल भी हरियाणा जीके स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं आएगी। जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।
और इस टेस्ट के अंदर क्या है आपको पता है नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये हुआ सब्जेक्ट के जो माहिर बच्चे हैं वो इस टेस्ट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं मोस्टली फ्रॉम, जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली कहाँ से होंगे, तो मोस्टली जो होते हैं यूपी और राजस्थान और दिल्ली। जो सबसे ज्यादा संख्या में अप्लाई करते हैं वो 3 ही यहाँ पे स्टेट हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है दिल्ली। और मैं भी पंजाब के भी कुछ बच्चे हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जितने भी स्टेट हैं ये हरियाणा के इर्द गिर्द ही है और वहाँ से यहाँ इनको ड्यूटी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स यूके, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये मोस्टली यही आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं। और जहाँ तक कंपटीशन की बात है, कंपटीशन है वो बहुत ही हाई रहने वाला है। लेकिन एक फायदा आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो रिजर्व कैटेगरी है, देखिए कोई भी टेस्ट मान के चलते हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स का ही ले लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स का ही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को मान के चलिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 4 से 5 हजार की संख्या में क्या है फॉर्म भरे गए हैं। जैसा हमें पता चला है 4 से 5 हजार कैंडिडेट्स में से कम ये मान के चलिए 1500 से 2000 जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स बोल सकते हैं हम, कैंडिडेट्स हैं वो क्या है आउटसाइडर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, इकोनॉमिक्स की जगह आप कोई भी और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री मान लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट XYZ जो भी सब्जेक्ट है, उसमें जो ज्यादातर मतलब हाफ एंड हाफ जो कंपटीशन है वो आउटसाइडर स्टूडेंट्स का है, आउटसाइडर बहुत ही है। लेकिन ये इसमें जो फायदा रहने वाला है वो रहने वाला है रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा। जो रिजर्व कैटेगरी फ्रॉम हरियाणा है वो हरियाणा है, उनको इसमें क्या है बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो जितने भी आउटसाइडर स्टूडेंट्स होते हैं, आउटसाइडर कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स हम बोल सकते हैं या कैंडिडेट्स बोल सकते हैं, जितने भी आउटसाइडर एस्पिरेंट्स हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी के, मान के चलो वो SC कैटेगरी से है या BC कैटेगरी से है या ST कैटेगरी से, हालांकि ST का नहीं आता, चाहे ST का ही मान लो, ST का है, किसी भी कैटेगरी का है, चाहे EWS का है, ये सभी इसके अंदर काउंट होते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं वो किसके अंदर काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। तो जो जितने भी बाहर का जितना भी बच्चे आएंगे आउटसाइडर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, वो सभी किसके साथ फाइट करेंगे, जो जनरल की सीट है उसके ऊपर ही वो फाइट कर पाएंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनका सिर्फ जो कंपटीशन रहने वाला है वो रहने वाला है, जैसे कि EWS कैटेगरी आप मान के चलिए, EWS की मान के चलिए 10 पोस्ट हैं, तो जितने भी इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं वो सिर्फ कौन होंगे, EWS कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा। मतलब EWS कैटेगरी के अंदर सिर्फ EWS कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ही अप्लाई करेंगे और यही इनके साथ क्या है, इसी के अंदर मतलब क्या है, आपस में इनकी फाइट होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो रिजर्व कैटेगरी है हरियाणा की, उनमें कंपटीशन आपको इनकी मात्रा में, इनकी तुलना में, इन कंपैरिजन आपको कम देखने को मिलने वाला है। और एक बेनिफिट इसमें और भी होता है, जैसे कि EWS का बच्चा यदि मान के चलिए जनरल की कट ऑफ से ज्यादा चला जाता है, जनरल की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ले आता है, तो ये EWS की सीट को छोड़कर उसके अंदर काउंट हो जाता है, जनरल के अंदर काउंट हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्लाई फॉर्म किए हुए हैं इसके अंदर, और जो कंपटीशन है वो जनरल की जो पोस्ट है उसमें वो उनके साथ फाइट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान और यूपी के जो बच्चे हैं वो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी माहिर हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसकी, क्योंकि हमारे पास है वो 1 मंथ मान के चलिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज और एक्स्ट्रा मान लीजिए 1 मंथ से, तो क्या मतलब स्ट्रेटेजी रहे कि एग्जाम है वो जब
अपना क्लियर हो पाए। तो इसके अंदर मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जैसे कि सब्जेक्ट की मान के चलिए, सब्जेक्ट जो सिलेबस है, सब्जेक्ट का सिलेबस है वो किसका सिलेबस दे रखा है, यूजीसी नेट। और यूजीसी नेट का आपको पता ही है सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मेरे को तो इकोनॉमिक्स का बता सकता हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स दे रखी हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और इनको यदि आप कंप्लीट करना चाहो कि भाई मैं कैसे भी करके, क्योंकि एज ए एमए लेवल या पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर यदि हम इसको पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए कोई भी जो स्टूडेंट है तैयारी करने वाला, अगर वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करेगा, टॉपिक वाइज रिवाइज करेगा, तो ज्यादा नहीं कह सकता, अगर वो दिन रात भी लगे तो भी उसको 6 मंथ्स लग जाते हैं सिलेबस को पूरा करने में, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो जिन्होंने नेट क्वालिफाइड बंदे हैं इसके अंदर, जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है, उनके ज्यादा जो टॉपिक है वो क्या है, उसमें वो क्या है, एक्सपर्ट है, उनको सभी टॉपिक का लगभग मोटा मोटी पता होता है कि इस टॉपिक में क्या है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि 10 की 10 मिनट में कोई भी माहिर होगा। हो सकता है कि कोई माइक्रो में अच्छा हो, तो हो सकता है उसकी मैक्रो क्या है, लूज मिलेगी। हो सकता है कि वो पब्लिक फाइनेंस में अच्छा हो, तो हो सकता है उसकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वो लूज हो। तो ऐसा नहीं है कि सब के सभी मतलब एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। तो इसका बस यही है कि आपके पास 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट है सबसे पहले तो क्या है, इसी को हमें क्लियर करना है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, या जितने भी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो जितने भी थे, ठीक है, उसमें क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट कंफर्म होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट को आपको पार करना ही होगा। 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स हैं मान के चलिए, और वैकेंसी कईयों की 100, 200, किसी की भी 50, तो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या है, इन सभी बच्चों से फाइट करके आगे निकलना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको लगाइए, MCQs उनको लगाइए, या मॉक टेस्ट उनको लगाइए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिवीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। और सब ने सुनी रखा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही आदमी क्या होता है, परफेक्ट होता है। अगर आप कितना भी पढ़ लो, यदि आप MCQs वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं लोगे, तो आपको आपकी योग्यता का नहीं पता चलेगा कि हम मतलब हमारी कितनी तैयारी है। इससे पैटर्न का ही पता चल जाता है कि क्वेश्चंस के पैटर्न है वो कैसे आ सकते हैं। जैसे कि आप यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके या मॉक टेस्ट हैं, उनके साथ भी आप इनकी तैयारी कर सकते हो। अभी 1 महीने के अंदर आपके पास यही बचा हुआ है। अगर आप अभी भी बुक्स को उठा के टॉपिक वाइज पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, तो उसका कोई अभी बेनिफिट नहीं होने वाला। 1 से 1.5 महीना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, PYQs, यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनकी तैयारी करें। ये सब करने के बाद आता है सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो सब्जेक्टिव टेस्ट वाली बात है उसको हम देखिए, सब्जेक्टिव जो टेस्ट है आपका, जब आप इस पड़ाव को पार कर लेंगे स्क्रीनिंग वाले को, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी बात आती है सब्जेक्टिव टेस्ट। और जो सब्जेक्टिव टेस्ट है हमारा, जो सब्जेक्टिव होने वाला है, मान के चलिए कि वैकेंसीज हैं 10, ठीक है, और इन्होंने 4 गुना कैंडिडेट्स को, 10 पोस्ट हैं और 4 गुना कैंडिडेट्स को इन्होंने क्या कर दिया, छांट लिया है। और 40 कैंडिडेट्स हैं जो कि अब किसमें बैठेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर, सब्जेक्टिव टेस्ट। और सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर जब सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, रिजल्ट इसका आएगा, तो कम से कम 2 महीने का टाइम जरूर आपको मिलेगा। 2 महीने में हमें सब्जेक्ट के जितने भी मेन जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको हमें क्या है, प्रिपेयर करना है। और इसके अंदर जो सबसे मेन मतलब बात रहने वाली है कि कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, तो वो सबसे मेन बात है वो है आपकी राइटिंग स्किल।
आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, ये बहुत ही इसके अंदर मेजर फैक्टर रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए। आपकी राइटिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और राइटिंग अच्छी तभी होगी जब आप डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग स्किल, और आपका अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं राइटिंग स्किल ऑफ आंसर। आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उस आंसर को लिखते हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, आप जैसे कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और डायग्राम वगैरह आप कैसे बनाते हैं, वो सभी इसके अंदर देखिए मेजर होने वाला है। लेकिन ये बाद की बातें हैं, जब आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, आपका सिलेक्शन सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको अगर वीडियो, कुछ ये क्वेश्चंस थे, आपको कैसी वीडियो लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे भी कोई वीडियो होगी तो हम आपके क्वेश्चंस के आधार पर वो वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री श्याम, जय हिंद।